हेलो दोस्तों, आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हिस्ट्री के बारे में मैं कुछ पढ़ना है और समझना है, जो एग्ज़ामों में ख़ासकर पूछा जाता है। और ये उन लोगों के बच्चों के लिए भी है जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक से है, बुक ही है। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि वैसे तो जब स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने लोग जाते हैं तो ये कुछ मायने नहीं समझते इस लोगों इन सब बातों की, कि हिस्ट्री इतिहास बस उन्हें तो सिर्फ रिजल्ट चाहिए होता है कि बस कैसे मैं पास हो जाऊँ। बाकी समझ और ज्ञान से कोई उन्हें मतलब नहीं रहता। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को इसमें मैं आसानी से समझा सकूँ, इसके बारे में आपके अंदर दिमाग विकसित कर सकूँ। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इसे ध्यान से देखिए और समझिए। मैं आप लोगों को इसके बारे में समझाऊँगा, हो सकता है कितनी आसान से आसान तरीके से आप लोगों को समझा सकता हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। और जिस वीडियो का कुछ विशेष ही महत्व है, जो लोग हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, हिस्ट्री जिन लोगों के पास है उनके लिए भी बहुत आसान है। तो वो लोग बस सिर्फ समझते जाएँ और पढ़ते रहें, ताकि उन लोगों को समझ में आए। तो ये वीडियो कुछ खास होने वाला है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो मैं बिना देरी के चलिए मैं आप लोगों को कुछ एक दो बातें और बताता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप वीडियो को लास्ट तक देखें। भारतीय इतिहास, जाना ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। भारतीय इतिहास थी, तो ये हड़प्पा कालीन सभ्यता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, पढ़ेंगे कि ये हड़प्पा कालीन सभ्यता आखिर कैसे आई। तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो इतिहास है, ये एक विषय जो है हड़प्पा, ये हड़प्पा सभ्यता है। ये मन के इसमें पढ़ना है, हड़प्पा की सभ्यता है। और ये राजा, किसान और नगर हैं कि कैसे नगर थे, कैसे राजा थे, और आरंभिक राज्य में अर्थव्यवस्थाएं कैसी थी। और लगभग ये सन कब का है, तो 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व है। देखना इसमें 600 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के माना जाता है कि जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से पूर्व पहले 600 ईसा पूर्व की ये बात है। ईसा मसीह के जन्म के पहले ये 600 ईसा पूर्व पहले की बात है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बंधुत्व और तथा जाति की कैसे मतलब भावना, एक दूसरे के प्रति प्रेम था, और कैसी जात वर्गों के बारे में क्या वर्णन है, आरंभिक समाज कैसा था। और लगभग ये 600 से ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक है, पहले से और 600 ईस्वी, यानी 6 साल पहले, 600 साल पहले और 600 साल अब तक। विचार और विश्वास की इमारतें, सांस्कृतिक विकास, और लगभग 600 ईसा पूर्व से संवत 600 ईसा तक। अब भाग 2, ये भाग 1 की बात थी। अब भाग 2 है, जिसमें विषय 5 हैं, यात्रियों के नज़रिए से क्या थे और समाज के बारे में उनकी समझ कैसी थी। और लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक था। 6 थे सूफी संत परंपराएं, धार्मिक विश्वास, बदलाव और श्रद्धा, लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। तो ये थी। अब चलते हैं आगे। तो इसमें जो दूसरा पार्ट है, इसमें दिया गया है, इसमें साम्राज्य एवं विजयनगर की और किसान राज्य क्या थे, कृषि और मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं और 17वीं सदी में कैसे आए। और 9 और राज्य के विभिन्न वृत्तांत, मुगल दरबार में क्या था, जो अकबर का दरबार, बाबर, आप लोग अभी इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आए। फिर भाग 13 है, यानी पार्ट 13, विषय 10 हैं, इसमें विषय 10 है ये। और उपनिवेशवाद और देहात, ये कैसा था, सरकारी अभिलेख का अध्ययन कैसे हुआ। और विषय 11 विद्रोही राज, और 1857 आंदोलन और उसके व्याख्यान क्या क्या थे, औपनिवेशिक शहर कैसे थे, नगर योजना स्थापत्य कैसे थे, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन क्या थे, सविनय
उससे आगे कैसे क्या था। और विषय 14 जो है इसमें भाग दिया है, विभाजन को समझना है कि देश का विभाजन कैसे, राजनीतिक स्मृति अनुभवी। और विषय 15 है जो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, एक नए युग की शुरुआत करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो बस आप लोग कंसंट्रेशन होकर बस ध्यान से बस पढ़ते जाइए, सुनते जाइएगा, बाकी आप लोगों को समझाने की कोशिश मैं करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने हिस्ट्री के बारे में, जीवन के बारे में आप लोग जानें, जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उससे खास कर, और इतिहास में भी। क्योंकि किसी चीज़ को सिर्फ पढ़ना वो अलग बात है, और उसको बारे में समझना, समझ विकसित करना ये अलग बात है। क्योंकि पढ़ने से तो आजकल तो इस कॉलेजों में पढ़ते हैं बच्चे सिर्फ इसलिए कि पास हो जाएं, लेकिन जो समझ विकसित करेगा, उसके बारे में समझेगा, वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो बिना देरी के चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोग देखते हैं ये चैनल है आपका, तो आप लोग इससे जुड़े रहिए। कुरिल इन्फॉर्मेशन CSK पे, तो इसे लाइव और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर सुने तो। चलिए मैं बिना देरी के अब स्टार्ट करता हूँ। तो बस आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। जैसा कि आप लोग एक यहाँ पर चित्र देख पा रहे होंगे, आप लोगों को एक चित्र यहाँ पे दिख रहा होगा। ये कुछ यहाँ पर देखना, ये यहाँ पर चित्र दिया है, कुछ ऐसे सिंह के तरीके से बना हुआ है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखना सबसे पहले जो है ईंटें और मनके तथा अस्थियाँ और हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता क्या थी आखिर, तो इसके बारे में समझते हैं। एक हड़प्पा सभ्यता, जूम कर लेते हैं थोड़ा, फिर बाद में दिखाते हैं फोटो। हड़प्पा सभ्यता मुहर, जैसा कि आप लोग चित्र में देखा है, एक सिंधु सभ्यता, एक सिंधु सभ्यता थी। और लगभग सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी पुरावस्तु और सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। इस मोहर पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र और एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण किए हैं जिन्हें आप तक पढ़ा नहीं जा सकता। मतलब उन लोगों की ऐसी भाषा थी, लिपि थी, जो जानवरों और चित्रों के माध्यम से लिखा जा छपे हैं। उस पर कुछ भाषाएं लिखी हैं, उत्कीर्ण की गई हैं, छेदी गई हैं, और नुकीली टाइप की, जो अभी तक उसके बारे में पढ़ा नहीं जा सका है। उसके बारे में अभी तक कोई किसी ने नहीं पढ़ पाया है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय से पहले बसे लोग के जीवन में उसके द्वारा पीछे छोड़ी गई पूरा वस्तुएं, जैसे उनके आवास, ध्यान से देखना, आवास, मृद भांडों और आभूषणों, औजारों तथा मोहर एक दूसरे और पुरातात्विक साक्ष्यों माध्यम से हम बहुत जानकारी मिलती है। ऐसा नहीं कि उनकी भाषा दी गई थी तो उसकी भाषा हम लोगों नहीं जो पढ़ पा रहे हैं तो उसके बारे में पता नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे चित्र दिए गए थे, पुरातिक प्रूफ मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, जिनके बारे में हम समझ सकते हैं। इसके बारे में कुछ भाषाएं हैं जिनको हम पढ़ भी सकते हैं, पढ़ी भी गई है। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में और क्या कैसे जानते हैं। यह एक अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है। मतलब साक्ष्य जो होते हैं उसकी कैसे, उसका अन्वेषण करके उसे कैसे समझा जाता है, कैसे देखा जाता है। इन व्याख्या में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता में कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है कि हमेशा ही रहें। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी तक कई इतिहासकारों ने पढ़ा है और समझा है, जो अभी तक उसको क्लियरिटी नहीं आई, समझ नहीं पाए कि वास्तविक में ऐसा क्या है और क्यों हुआ। तो अब है परिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृत भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को भी उसको हड़प्पा भी बोलते हैं, सिंधु घाटी, क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे बसा था शहर, जो पाकिस्तान में है। तो उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते थे, क्योंकि वहाँ के लोगों की वह संस्कृत थी, इसलिए। पुरातात्विक संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं में ऐसे समूह के लिए करते थे जो एक विशिष्ट शैली के होते थे। संस्कृत थी वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की, और पुरातात्विक थे, संस्कृत शब्द थे, और विशिष्ट शैली थी, उन लोगों के लिए विशिष्ट शैली थी। और सामान्यतः एक दूसरे के भौगोलिक तथा कालखंड से संबंध पाए जाते थे। भौगोलिक आधार का मतलब है
कि वहाँ पे स्थान के तौर पर माहौल के हिसाब से जो वहाँ की जलवायु थी, मतलब जो सभ्यताएं थी, उसी के आधार पे पाई जाती हैं, जैसा कि वहाँ माहौल था। हड़प्पा सभ्यता संदर्भ में विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहर मनके, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, ये मोहर है, ये मोहर रही, और कुछ ये कुछ मनके हैं, मोहरें हैं। ये देखना कि किस तरीके से सभी मोहरें हैं इसमें दी गई हैं। मनके, बांट, पत्थर और फलक। चित्र जैसा कि आप लोग एक में देखें, पक्की ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिली और एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित थी। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा नाम स्थान जहां यह संस्कृत पहली बार खोजी गई थी, प्रश्न जैसे नाम पर किया गया है, हड़प्पा के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण 2600 से और 1900 ईसा पूर्व, मतलब 1900 ईसा पूर्व जब से सन काउंट हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं 2000 हो गए 2 साल, तो इसके पहले 1600 से 2600 से 1900 पूर्व बीच किया गया था। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। परवर्ती मतलब वहाँ पे लोगों का विकास कैसा था, उनके बारे में, सभ्यताएं कैसी थी, कैसे लोग रहते थे, उसके बारे में। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा भी कहा जाता था। मतलब सभ्यता के आधार पर जो संस्कृतियों को हड़प्पा सभ्यता में अलग करने के लिए इसको विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। जैसे गांव में नहीं होते हैं कि कोई अगर गांव है और एक तरफ थोड़ा ज़्यादा विकास है, बीच में कोई रास्ता निकली, तो उन्हें कुछ भी अलग नाम देते हैं, कुछ अलग देते हैं, तो ऐसे ही थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा कि हड़प्पा सभ्यता थी 2600 से 1900 ईसा पूर्व। वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता जो थी सिंधु नदी के तट पर स्थित थी हड़प्पा, और वहाँ पे कुछ मनके, मोहरें, बांट, पत्थरे, फलक आदि मिले हैं। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता में कुछ चित्र मिले हैं, इसके बारे में हम लोग सीखा। ये एक अब गेंडा देखना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मोहनजोदड़ो एक मूवी आई थी, उसमें सिंह दिखाया गया था, वो सॉरी हिरन दिखाया गया था, एक सिंह वाला आपको हिरन दिखाया गया होगा, जो वाइट दिखा था। वो वैसे दिया गया है, लेकिन कुछ उसमें विशेष नहीं, वो अलग से दिया गया, लेकिन कहानी उसी पे दिखाई गई है, लेकिन उसमें थोड़ा अलग जोड़ दिया गया है। तो ये आपको सिंह दिखेगा उसमें, आप लोग उसमें ध्यान से देखना कि ये जो दिखा है हिरन, ये इस टाइप का वाइट दिखाया गया था। तो ये कुछ उस ज़माने की मोहरें मिली थी कि मतलब ऐसा अनुमान लगाया था कि ऐसा ऐसा था, वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता थी, ऐसे विकसित थे, ये निशान थे, क्योंकि निशान के और चिन्हों के आधार पर ही पढ़ा गया है, तो पता लगाया गया है। तो अब आगे चलते हैं। आप लोग जैसे देख रहे हैं, अंग्रेजी विषय हिंदी पूर्व में तात्पर्य विस्फोट, क्राइम, ईस्ट इंडिया पूर्व से। कभी कभी आप तिथियों से पहले एंटी हिंदू में लिख पाते हैं। ऐसे एनामनी डोमिन और लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य ईसा के जन्म के वर्ष से है। आजकल एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। बीसी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों को प्रयोग करने के लिए क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीसी अक्षरों का भी प्रयोग होता है। और तात्पर्य विस्फोट, चलो ये तो मतलब इसके समझाने के लिए थी। अब आप लोग जैसा कि ये मानचित्र देख रहे हैं, ये यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, ठीक है। ये आमरी बालाकोट है, अभी तक देखा होगा जहाँ पे स्ट्राइक किया गया था तब बालाकोट है। ये सुतकांगेडोर है, सुतकांगेडोर। ये सिंध है, ये सिंध, ये सतलज नदी है, और ये कोट दीजी है, और चंदूहड़ो है, और धौलावीरा है, नागेश्वर है, साबरमती, मतलब उधर के पास में आप देखें ये सारी नदियाँ हैं। ये राखी है, गढ़ी है, गंगा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, नदी के बारे में दिया है। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थीं। ये संस्कृतियाँ अब विशिष्ट मृदभांड शैली में संबंधित थीं तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी, मतलब घर जो होते थे, गांव होते थे, छोटे होते थे, और उनमें बड़े आकार की संरचना लगभग ना के बराबर थी। मतलब आकार कोई खास नहीं था, ना के बराबर थी।
कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों के भी तथा कुछ स्थलों में त्याग दिए जाने के ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग है। मतलब ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता में थे तो वहाँ पे कुछ लोग जो लोग थे मर जाते थे, मृत्यु हो जाती थी तो उनको जला भी दिया जाता था। कुछ लोगों को ऐसे ही प्रवाह कर दिया जाता था नदी में या गाड़ दिया जाता था ज़मीन में, तो ऐसा मानना था। निर्वाह के तरीके, अब वहाँ पे निर्वाह के तरीके कैसे थे उसके बारे में दिखाया गया है, बताया गया है। विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में थी। इन संस्कृति में कई तत्व जिनमें से निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिसमें मछली भी शामिल थी और से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज और दाने के बीच में खोज और पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए थे। इनका अध्ययन पूरा वनस्पति करते थे जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन हैं। इसमें बताया गया है कि जो हड़प्पा संस्कृति थी कुछ ऐसे स्थान पर पनपी, मतलब जो हड़प्पा वहाँ पर सभ्यता पनपी थी, कुछ ऐसी जगह पर पनपी जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता पहले से ही अस्तित्व में थी। संस्कृत में कई ऐसे निर्वाह के तरीके शामिल किए गए हैं कि मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार पेड़ पौधे भी उत्पादन में, मतलब पेड़ पौधे के तरीके उत्पादन करते थे भोजन के लिए, जिनमें जानवर हैं, जिसमें कुछ मछली भी शामिल हैं। इन सबसे अनाज के दाने, बीजों की खोज की, पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के बीच, मतलब जानवरों के पुरातात्विक आहार मिले हैं, दाने भी मिले हैं, तो इनसे अपना वो भोजन करते थे। तो इससे एक बात तो ये पता चलती है कि वो लोग विकसित थे, उनके अंदर समझ थी। तो आज आप लोग साथ बने रहिएगा, हम आज ये पूरी हिस्ट्री ख़त्म कर देंगे, कहानी के तौर पे समझिएगा, ज़्यादा सीरियस मत, टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आएगा कहानी के तरीके से। अब देखना, ईंटें, मनके और अस्थियाँ, जो वहाँ पे कुछ प्रूफ मिले हैं, कुछ साक्ष्य मिले हैं, मनके मिले हैं, अस्थियाँ मिली हैं, उनके तौर पे अब विशेषज्ञ जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि ऐसा था वैसा था, तो बस इसी तौर में आप समझते जाइए कि विशेषज्ञ होते थे। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, सफ़ेद दाना, चना तथा तिल शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात स्थलों से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। तो इसमें क्या पाए गए हैं आप लोग देखना, यहाँ पे ज़रा मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे दिया है, दाल है, सफ़ेद चना है, गेहूँ है, तिल भी शामिल हैं, बाजरे के दाने हैं जो गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं, मतलब जो अन्य सभी के पाए गए हैं उससे चावल के दाने कम मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता स्थल में जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, आप देख पा रहे होंगे, जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, जिसमें मवेशी थे, कौन कौन से, भेड़ भी शामिल थी, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियाँ शामिल। और पुरातात्विक और प्राणिक विज्ञानियों का अर्थ है कि जीव पुरातत्वों में द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। ये सभी जानवर क्या थे? पालतू थे, जिसमें जंगली प्रजातियां जैसे बराह, सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिलती हैं। और हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली, पक्षी की हड्डियां भी मिलती हैं। इतिहासकारों का मानना है कि वो खुद कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया कि जो सुअर और हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं, और हड़प्पा निवासी जो स्वयं शिकार करते थे या अन्य आखेटक के समुदाय से मांस प्राप्त करते थे, मतलब ऐसा कि वहाँ से मतलब लेन देन करते थे दूसरे जगह से, जो वहाँ से लेकर आते थे अपने भोजन के लिए। अब कृषि प्रौद्योगिकी, वहाँ का कृषि का माहौल कैसा था? हालांकि अनाज के दानों में कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीज के छिड़काव किया जाता था? मोहर पर किए गए रेखांकन तथा मूर्तियाँ तथा इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग होता था। जो पुरातत्वविद हैं, मतलब जो वैज्ञानिक हैं, वो इतिहासकार हैं, उनका मानना था कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चेलिस्तान के कई स्थलों पर बनवाली, हरियाणा से मिट्टी से बने हल, देखना यहाँ पे जो बनवाली दिया है, ये बनवाली
हरियाणा। अतिरिक्त पुरातात्विक में कालीबंगन कहाँ पे? अब ये एक चीज़ आप लोग नोट करते जाना, चेलिस्तान में कई स्थलों पर, जैसे बनवाली हरियाणा से, और इसके अतिरिक्त पुरातात्विक कालीबंगन से, जो कालीबंगा है आपका राजस्थान में है। कई स्थानों पर जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता इस तरह से संबंध है कि इस खेत में हल रेखा के दो समूह एक दूसरे के समकोण पर काटते हैं। खेत जैसे हैं तो एक दूसरे के समकोण पर काटते हैं, मतलब ऐसा था वहाँ पे जो खेत बने थे, वहाँ पे जो खेत बने थे वो कुछ ऐसे काटते थे। मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। मतलब ऐसे एक आप खेत मान लीजिए, ऐसे समकोण पे, इस टाइप पे समकोण पे काटते थे एक दूसरे को। तो ये बनावट थी वहाँ पे कुछ खेतों की। विद्यमान जो दर्शाते हैं कि एक साथ अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातात्विद के फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया गया। हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थे में बिठाए गए पत्थरों और फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वे धातु के औजार का प्रयोग करते थे। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थे, मानते हैं कि वो लकड़ियों में जैसे कि पत्थर की नोकदार बना के उसको बांध के शिकार करने के लिए या कटाई फसलों के लिए कुछ उपयोग करते थे, जिसके बारे में उन्हें ज्ञान हुआ। अधिकांश हड़प्पा सभ्यता स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। अफगानिस्तान में सुरतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, ये जो यहाँ पे दिया गया है, अफगानिस्तान में सुरतुघई नामक हड़प्पा सभ्यता स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो कुछ नहरों के अवशेष मिले हैं। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क के क्षेत्र में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सुरतुघई हड़प्पा के नहरों में कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। हाँ, देखना, अफगानिस्तान में सुरतुघई नामक हड़प्पा के नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले से ही गाद से भर गई थी। जो मानना है कि जो पहले नहरें थीं वो पानी से या मिट्टी से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग किया जाता था। ये देखना, यहाँ पे पकी मिट्टी से बना ब्रसव है, ये एक ब्रसव है। ये एक ब्रसव बना है, आप लोग देखते हैं मिट्टी का। वहाँ पे ऐसा था कि वहाँ पे लोग मानना है कि वहाँ पे जिस हिसाब से जो साक्ष्य मिलते हैं, दाने मिलते हैं, मनके मिलते हैं, ईंटें मिलती हैं, पत्थर मिलते हैं, चित्र मिलते हैं, तो इससे एक चीज़ ये पता लगता है कि वहाँ पे विकसित हड़प्पा सभ्यता थी, जो विकसित थी, जिसको काफ़ी कुछ ज्ञान था। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ जो पहले थे वो काफ़ी कुछ जानकार थे, उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा भी ज्ञान था। तो ये चित्र थे जिनसे साक्ष्य मिलता है। अब ये देख रहे हैं आप लोग, ये देख पा रहे होंगे, ये कुछ चित्र बने हैं, ये चित्र बने, ये चित्र बने, ये कुछ चित्र मिले हैं। धातु के औजार बनाए गए जिससे शिकार करने के लिए या कटाई करने के लिए ऐसे कुछ प्रयोग किए, जैसे जैसे उनकी सभ्यता विकसित हुई है। आप देख पा रहे होंगे जो धौलावीरा में मिला है, धौलावीरा से मिला जलाशय जो राजगिरी कार्य है, जो मतलब धौलावीरी में ये जलाशय मिला है, इतना बड़ा जलाशय। 2600 से 1900 ईसा पूर्व की पहले की बात है, जब से सन भी नहीं लागू हुआ था तब की बात है, कि ऐसे ऐसे जब देखना कितना अच्छी तरीके से ये व्यवस्थित किया गया, जलाशय कितने अच्छे थे, बड़े हैं, बड़ा व्यवस्थित से इंतजाम किया गया था। तो इससे यही पता लगता है कि एक चीज़ तो कहें कि वो लोग काफ़ी विकसित थे, और पैसे वाले भी, और शहर थे, विकसित थे। अब यहाँ पे देखना, प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात में मिले जलाशय का प्रयोग संभव कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। कालीबंगन, एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है कि आपका जो कालीबंगन था, कालीबंगन ये आपका था कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, और जो धौलावीरा है, ये आपका कहाँ है? गुजरात। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती थी? भोजन तैयार करने के लिए प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उनके पास से मिलने वाले मिश्रण तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी।
इस सभी को पत्थर, धातु और मिट्टी से बनाया जाता था। मतलब मानना है कि कुछ भोजन के लिए तैयारी करनी पड़ती होगी भाई, वस्तुओं को काटना पीटना, सब्जी जैसे अनाज गेहूँ पीसने के लिए या फसल पीने के लिए, तो उनको खाने के लिए कुछ उपयोग वस्तुएं की जाती थी जिनसे धातु मिले हैं। इन सभी में पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यह एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्ट में से एक में उदाहरण दिए जा रहे हैं। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता की एक बस्ती थी तो मोहनजोदड़ो में मिली है। जो मोहनजोदड़ो से साक्ष्यों का प्राप्त हुआ, वहाँ से साक्ष्य मिले हैं, तो उससे अनुमान लगाया था कि वहाँ पर भी बसे थे, वहाँ पे भी हड़प्पा सभ्यता स्थित थी। अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं। अब चक्कियाँ भी मिली हैं, आप देख पा रहे होंगे। देखना जैसे अवतल चक्की, ये उस दौर की ये चक्की हुआ करती थी। ये इस टाइप की चक्की है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये चक्की है। तो इससे अनुमान लगाया था कि ये लोग ऐसे पीसते थे वहाँ पे अपने भोजन के लिए, जीवन यापन के लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्की स्थूल धूर कठोर कंकरीले अग्निज और बलुआ पत्थर से निर्मित थी। आमतौर पर इनके इत्यादि प्रयोग में संकेत मिले हैं। चूँकि चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा। मानना है कि जमीन में इन्हें नीचे सेट किया जाता होगा, रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो प्रमुख प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक वे हैं जो जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता है था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया, और दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिक द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है। मतलब इनका मानना था कि ये जो पत्थर है इस पर रख के पीसा जाता होगा और नीचे की ओर इसमें जाता होगा, जो सालन होगा वो नीचे की ओर जाता होगा, बाकी सूखा ऊपर रहता होगा, ऐसा मानना है। जब हम बावर्ची एक ही पत्थर रसोई में प्रयोग किए गए संग्रहालय में उधार मांगा, अनरेस्ट मैके फर्दर ऑफ द एक्सकैवेशंस ऑफ द मोहनजोदड़ो 1937 से उद्धृत है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। देख रहे पुरातात्विक वर्तमान समय की तुलना में समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन वस्तुओं में किस प्रकार लाई जाती हैं। मैके खोजी गई वस्तुओं की तुलना में आज चक्कियों से कर रहे थे, क्या यह एक उपयोगी नहीं थे। बहुत विकसित थी। इससे तो पता लगता है कि उस समय कितना विकसित होगा। अब इसके बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र है। माना था जाता है कि जब इतना सब कुछ उनके पास ज्ञान था, ठीक विकसित थे, तो वो शहर होगा, अच्छा उनके पास ज्ञान होगा, हथियार होंगे, सभी चीज़ें उपलब्ध होंगी। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना अनूठा पहला शहरी केंद्र विकास था। उनका मतलब सबसे पहला काम शहर था पहलू कि विकास करना है, मतलब हर एक चीज़ उपलब्ध होगी वहाँ पे। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो और सूक्ष्मता के को देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो में सबसे प्रसिद्ध पुराना मतलब स्थल है जो सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। मोहनजोदड़ो जो माना जाता है, जो इस समय पाकिस्तान में पड़ता है सिंधु नदी के तट पर, वो सबसे पुराना माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें मोहनजोदड़ो एक फुल मूवी बनी है, उसमें दिखाया गया है। बस्ती दो भागों में विभाजित है तथा एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है, दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया है, पुरातात्विक है। उसमें दिखाया गया कि बस्ती दो भागों में बनी है, एक छोटा है लेकिन ऊंचाई पर बना है। जो छोटा शहर बना है, मतलब बस्ती बनी है, वो ऊंचाई पर है, और जो बड़ी है बस्ती वो नीचे पे, काफ़ी नीचे बनी है, ज़मीन के निचली ढलान पे। ये मोहनजोदड़ो का नक्शा, जैसा कि आप दूर के किस प्रकार भिन्न है आप देख सकते हैं। ये निचला जो है ये निचला शहर है, जो नीचे था वो कितना बड़ा है। वो यहाँ से आप देख रहे हैं, डीजी के उत्तरी हिस्सा है जो, और डीजी के ये दक्षिणी हिस्सा है। आभूषण है, ये खाई है, ब्लॉक हैं, डीजी के क्षेत्र हैं, और मनियर क्षेत्र हैं। देख रहे हो कितने विकसित हैं। तो इससे ये पता लगता है कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी ये कितना सिस्टमेटिक था। वहाँ पे नालियाँ थी, रास्ते थे, मकान थे, पूरा एक व्यवस्थित था। यहाँ पे कुछ शहर दिखाई दिए हैं, बड़ी विकसित हैं, और ये रास्ते हैं, तालाब हैं, झीलें हैं। तो ये सब चीज़ें दर्शाई गई हैं, उस समय की प्राप्त हुई हैं। ये जो छोटा दुर्ग है ना, आप देख रहे हैं ना, ये कितना ऊंचाई पर है।
ये ऊंचाई पर बनाया गया है। नक्शे में रोमन लिपि के अक्षर उन विधि पुराविदों को नामों को संकेत करते हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो के विविध क्षेत्रों में खुदाई करवाई है। इससे एक चीज़ ये पता लगाया जाता है कि जो दुर्ग मिले हैं, जिनके साक्ष्य मिले हैं, कि इसमें जो रोमन लिपि के अक्षर और विधि पुराविद नामों के संकेत करते हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो के भी खुदाई करवाई है। उनका मानना है कि रोमन लिपि प्रचलित थी मोहनजोदड़ो की हड़प्पा सभ्यता के समय। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बात बताता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया, समझ में आ रही होगी। तो आप लोग बस बने रहिए। अभी पेज काफ़ी है, शायद 1-2-3 घंटे तक जाएगी क्लास। तो मैं आप लोगों को समझाते हुए चल रहा हूँ और दिखाते हुए चित्र भी। तो आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए। हड़प्पा सभ्यता की दुर्दशा, मतलब वहाँ पे उसके हालात क्या थे। हालांकि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा गया स्थल था। जो हड़प्पा सभ्यता था, जो पाकिस्तान में पाया गया है, ये हड़प्पा सभ्यता जो मोहनजोदड़ो में, तो इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता था, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर और मुल्तान के बीच रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार से स्थल की गई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गईं। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। मानना है कि जब अलेक्जेंडर 1875 में अपने देश में, जब ब्रिटिश शासन था 1875 में, अलेक्जेंडर यहाँ के प्रमुख थे, वायसराय थे। तो उन्होंने जब रेल का निर्माण कर रहे थे, लाइन बिछाने के लिए, तो वहाँ पे जो खोदा गया तो वहाँ पे इसका ईंटें कुछ प्राप्त हुई, साक्ष्य प्राप्त हुई। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वैसे उन लोगों ने ईंटें निकाल के अपने प्रयोग में ले ली। तो इससे ये पता लगता है उसका जो आकार था, बनावट थी, वो थोड़ी बेकार हो गई, अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए इससे माना जाता है कि जो इससे पहले था बहुत बेटर था, बहुत अच्छा था। अब घर के स्थापत्य कला कैसे थे, किस आकार के घर बने थे, कैसे कैसे निर्मित किए गए थे। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत है। इसमें से कई आंगन पर केंद्रित थे, मतलब कुछ घर ऐसे थे जिनके बीच में आंगन भी थे, जिनके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर पर गर्म और शुष्क मौसम में यह एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता के दिए जाने का महत्व था। मतलब जो ऐसा था कि पहले घर बने थे, आंगन बनाया गया था खाना बनाने के लिए, और चार दीवारी, चारों चौकोर टाइप की थी, आयताकार की। जैसा कि अब नहीं होता है कि घर बनते हैं उसमें किचन निकलता है, आंगन निकलता है, उसी टाइप में। खासतौर पर गर्म और शुष्क मौसम में यह एक अन्य रोचक पहलू द्वारा एकांतित किया जाने वाला महत्व था। भूमि पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं हैं। जो दीवारें बनी हैं, भूमि तल पर बनी दीवारें, उनमें खिड़कियां नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से अतिरिक्त भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। जो मुख्य द्वार होता है उससे आंगन का सीधे अवतलन नहीं होता है। आप देख रहे हैं आंगन सीधे नहीं होता है। ये मुख्य द्वार होता है, आंगन यहाँ पे बना है, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे गेट है, लेकिन आंगन कहाँ पे है, ये यहाँ पर आंगन बनाया गया है, यहाँ पर आंगन है। ये गेट है और आंगन यहाँ पर बनाया है, आंगन ये है। इससे ये पता लगता है कि वहाँ की सभ्यता बहुत विकसित थी। हर घर ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था, जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे स्थल छत में जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों में अवशेष मिले हैं। कई आवासों में कुएं, जो अधिकांश ऐसे क्षेत्र कक्ष बनाए गए हैं जिसमें से भारत बाहर से लाया जा सकता था, जिसके प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों का अनुमान लगाया जाता था मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। अब कुओं की कुल संख्या, जो इतिहासकारों का मानना है कि जो कुएं थी उसमें 700 कुएं पाए गए हैं। संख्या काफ़ी ज़्यादा है। कितनी बड़ी सभ्यता, इससे तो ये पता लगता है सभ्यता काफ़ी बड़ी थी और विकसित भी थी। खोज की गई प्राचीनतम प्रणाली, अब थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे ताकि, क्योंकि क्लास
काफ़ी लंबी हो जाएगी। नालियों के विषय में मैके लिखते, निश्चित रूप से यह अब तक की खोजी गई सर्वथा प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया है। जो आवास है ना, उस समय जो घर थे, हर घरों में एक नाली जुड़ी होती थी, जो सीधे नाले में गिरती थी। मतलब हर घर में एक नाला सीधे बड़े नाले से जुड़ी होती थी। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और ऐसी ईंटें से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले से एक हौदी में मलकुंड में खाली होती थी, जिसमें ठोस पदार्थ जमा होता था और गंदा पानी गली नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे समय नालों से कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियाँ बनाई गई थीं। यह पुरातत्व और अजूबा ही थी। मलबे मुख्यतः रेत और छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अलग अलग पड़े थे। जैसा कि आप नहीं देख रहे, नगर पालिकाओं में या बड़े बड़े शहरों में जो नालियाँ होती हैं घरों की, वो बड़े नाले से जुड़ी होती हैं। उस नाले पे ढक्कन पड़े होते हैं ताकि कोई कचरा जम जाए तो उसे सफाई करने के लिए, बस कुछ ऐसे ही। मतलब इस समय हम लोग अब जाके इतना समझ पाए, विकसित कर पाए हैं, तभी उतना व्यवस्थित नहीं। उस समय इतनी, मतलब जब कुछ टेक्निकल सिस्टम नहीं था, टेक्निक ज्ञान नहीं था, तब इतना ज्ञान था उन लोगों के पास। दर्शाते हैं कि नालों की सफाई कचरे में हटाया नहीं जा पाता था। नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। 1948 जल निकासी प्रणालियां केवल बड़े शहरों तक ही सीमित थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियां भी मिली थीं। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियां पक्की ईंटों से बनी थी। आप ये देख पा रहे हैं, ध्यान से देखना। ये कुछ यहाँ पर ऐसे घर बने हैं, ठीक। मुख्य सड़क है, घर के पास में यहाँ पे एक मुख्य सड़क बनी है। ये जो बीच में इधर उधर घर हैं, देवी मार्ग हैं, जो मतलब मंदिर अंदर होते थे, उसके लिए ये मार्ग बनाए जाते हैं। मार्शल द्वारा खोदी गई खाई, जो मार्शल थे उस समय खुदाई कर रहे थे, उस समय ये खाई यहाँ पे खोदी गई थी। विशाल आंगन देखना, ये आंगन है, यहाँ पे महाविद्यालय भी हुआ करते थे, ये विद्यालय हुआ करते थे। फिर ये रास्ता यहाँ से यहाँ आई, शमशीपुर दीवार, और ये रास्ता देखना, ये रास्ता इधर से है और इधर से भी है। यहाँ पे घर हुआ करते थे। जैन सेन द्वारा खोदा गया कुआं, जो जैन सेन ने खुदाई की थी, वो यहाँ पर कुआं, ये वाला कुआं खोदा गया था, ये कुआं खोदा गया था। कुछ नालियों का विकास देखना, ये नालियाँ हैं, पूरा स्थल के दो ये हैं, और एल क्षेत्र हैं जहाँ पे मतलब खेती की जाती थी, खेती की जाती थी। और यहाँ पे संक्षिप्त दीवार, मतलब ऐसा था कि जो शहर था, पूरे शहर के बाहर एक दीवार सी बनी हुई थी, नहीं, सुरक्षा के लिए एक दीवार बनी होती थी विशाल। तो आप लोगों ने ये देखा, कुछ ऐसा था। पैमाना नापने के लिए ये मीटर चलते थे। भारतीय इतिहास के कुछ विषय में दुर्ग में हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनसे प्रयोग, साक्ष्य मतलब कुछ चित्र मिलते हैं या प्रूफ मिलते हैं, विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। ऐसे में माल गोदाम एक जैसी विशाल संरचना है जिसमें ईंटें से बनी संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था, जिसमें माल गोदाम एक जैसी विशाल संरचना है। ईंटों से बने केवल एक हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से संभवतः लकड़ी से बने थे, बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। एक विशाल स्नानागार सम्मिलित है। विशाल स्नानागार आंगन से बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियों से घिरा हुआ है। जलाशय चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है और जलाशय के लकड़ी से बना है और घिरा हुआ था, जिसमें जलाशय के तल तक जाने के लिए उसके उत्तरी या दक्षिणी भाग में दो सीढ़ियां बनी थीं। जलाशय के किनारे पर ईंटें जमा कर और जिप्सम के गारों के प्रयोग से जलबद्ध किया गया था।
इनके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिसमें एक से एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी के नाले में बह जाता था। उसके उत्तर में एक नाली की दूसरी ओर से अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे और एक गलियारे में दोनों की ओर से 4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियां गलियारे के साथ बनी एक नाले में गिरती थी। इस संरचना का अनोखा विशिष्ट संरचनाओं के साथ इसमें से मिलने वाले से प्राप्त स्पष्ट संकेत से मिलता है। इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठान स्नान के लिए किया जाता था। मतलब उनका कहना था कि जो नाले मिलते थे, स्नानागार मिलते थे, जब कोई बहुत बड़ा मतलब कोई प्रोग्राम उनका होता था, उसके लिए प्रयोग किया जाता था। सामाजिक भिन्नताएं हैं। अब समाज में कुछ भिन्नताएं भी होंगी, जैसे कि आपकी समाज में मिलती हैं। पुरातात्विक यह जानने के लिए क्या किसी संस्कृति विशेष रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थीं। सामान्य कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक समाधान का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिड, जिसमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, परिचित। इनमें से कई पिरामिड राजकीय प्रावधान थे, जहां बहुत सी बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों और आमतौर पर मृतकों के गर्त दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे के भिन्न होती थी। कुछ गर्तों में गर्त की सतह पर ईंटों से चिनाई गई थी। क्या विशेषताएं थी जिनमें से भिन्नताओं में की ओर संकेत करना कठिन है। मतलब कुछ कब्रें थी जो दफनाई गई थी मृतकों के, मतलब ज़मीन के नीचे कुछ जलाए गए थे, कुछ बहाए गए थे, उनके साथ मिले हैं। तो कुछ कब्रों में मृतभांड और आभूषण मिले हैं। संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसमें से अनुसार वस्तुओं का मृत्युपरांत जो मरने के समय प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समाधानों में आभूषण मिले हैं। जो मरते समय कहते हैं कि जो मरते थे, जो लोग उस समय रिवाज चलती थी, उसको उसी के साथ दफना देते थे। 1980 के दशक में मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर, एक प्रकार का उपरत्न के मनके और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। जो मृतभांड मतलब जो उत्खनन किए जाते थे, जहाँ पे खुदाई की जाती थी, तो वहाँ पे जो कब्रिस्तान था, हड़प्पा के कब्रिस्तान में जो खुदाई हुई थी, वहाँ पे माना जाता है कि जो इंसान की एक खोपड़ी मिली थी, इसके समीप एक शंख, 3 छल्लों की जैस्पर और उसके उपरत्न मनके सैकड़ों संख्या में सूक्ष्म मनके बना एक आभूषण मिला है, जिसमें माला टाइप में होता था, उसमें कई सारे मोती टाइप में जड़े हुए होते थे, उसी टाइप में। मृतकों के तांबों में दर्पणों में दफनाया गया था। तांबे के दर्पणों के साथ, जो तांबे के मतलब शीशा होते थे, उसके साथ दफनाया गया था। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता एक निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। मतलब जो मृतकों के साथ जैसे कि कुछ वस्तुएं मिली हैं, तो उससे एक चीज़ ये पता लगता है कि जो मृत लोग दफनाए जाते थे, उनके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें उदाहरण ना मिली, वस्तुएं ना मिली, कि इससे ये पता लगता है कि लोग मरे हुए व्यक्ति के साथ में कुछ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाना पसंद नहीं करते थे। विलासिता की वस्तुओं की खोज। अब कुछ वस्तुएं जो विलासिता हैं, उनकी खोज की गई है। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अभिन्न विधि ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन, जिसमें पुराविद मोटे तौर पर उपयोगी और विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों की आसानी से बनाया जा सकता है। चक्कियाँ, मृतभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं। पुराविद में वस्तुओं की कीमत मानते हुए दुर्लभ और महंगी स्थानीय और अनुपलब्ध पदार्थों में जटिलता तकनीक से बनी हो। इस प्रकार फायांस घिसी हुई रेत और बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण का पकाकर बनाया गया पदार्थ है। जो छोटे पात्र संभवतः कीमत माने जाते थे, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। जैसा कि आप लोग देखें, चक्कियाँ, मृतभांड, सुइयाँ, झावा और शामिल थे। इन सभी में बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं। तो कुछ कीमतें दुर्लभ थी, जो बनाना मुश्किल था, इसलिए बालू के रंग और घिसी हुई रेत से बनाए जाते थे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तांबे का दर्पण है, शीशा जिसे मानते हैं, और ये फायांस से बना एक पात्र है। तो ये भी माना जाता है कि ये चीज़ें जब उस समय पर बनाई गई होती, तो काफ़ी इसकी कुछ अपनी कीमत होती होगी, वैल्यू होती होगी। तो
इसलिए इनके साथ में नहीं रखा जाता था। संजय शब्द लोगों में सावधानीपूर्वक अधिकांश पात्रों में जैसे घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता था, ऐसे ही संचय भूषण हो सकते हैं अथवा धातु कर्मियों में पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं, और यदि कारणवश भूमि स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तो तब तक ये अपने स्थान पर ही रहते थे, जब तक कोई पुराविद इन्हें खोज नहीं निकालता। मतलब कहने का मतलब यह है, जो धातुएं हुआ करती थी कर्म धातुओं में, उन्हें संभाल कर रखी गई धातुओं में से किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया। जैसे किसी ने धातुएं रखी वहाँ पे और किसी कारणवश मृत्यु हो गई, जो किसी को अन्य को नहीं बताया, तो उसे वो खोदा नहीं गया, तो वही वस्तु मूल्य वाली मिल गई। अब इसके में स्थित और जटिल होती जाती है। स्थित तब और जटिल होती जाती है जब हमें रोज़मर्रा के प्रयोग में वस्तुएं जैसी तकलियाँ और फयांस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती हैं। क्या हम इनका वर्गीकरण, उपयोग या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? यदि हमें पूरा वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्य मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित है। यानी जो महंगी महंगी वस्तुएं हैं, जो दुर्लभ वस्तुएं मिलना मुश्किल है, जो काफ़ी कीमतें रखती थी, वो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी। छोटी बस्तियों में ये विरल ही मिलती थी। उदाहरण के लिए फयांस से बने लघु पात्र और संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्र के रूप में प्रयुक्त होते थे। अधिकांश मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की इस तरह कीमती था। हड़प्पा मतलब माना जाता है कि सोना बहुत ही दुर्लभ मिलता था। जो बड़ी बस्तियां थी, विकसित थी, जैसे हड़प्पा में मिलती थी, लेकिन जो लोथल या मोहनजोदड़ो, कालीबंगन में जैसी छोटी बस्तियों में नहीं मिलती। जैसे कि सोना इस समय भी बहुत दुर्लभ है, बहुत महंगा है इस टाइम पे। स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण, मतलब जो सोने से बने थे, संचयों से प्राप्त हुए हैं। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। चंदोहड़ो, जैसे कि आपने देखा था चित्र में, कि चंदोहड़ो से एक निश्चित कीजिए कि यह मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी है। 125 हेक्टेयर होती थी, इसमें 7 हेक्टेयर बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन के संलग्न थी, मतलब जो चित्र कलाकारिता में संलग्न थी, लगी थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कताई करना, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाँट बनाना सम्मिलित थी। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों में विविधता उल्लेखनीय है कि कर्निलियन और सुंदर लाल रंग का जैस्पर और स्फटिक क्वार्टज तथा और सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फयांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके में किया जाता था। कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों के आसपास से जुड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर में बने होते थे। इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार और धौलाकार खंडित। कुछ आप देख पा रहे हैं, ये मनके, ये कुछ मनके हैं, चित्र हैं। और ये आपको जिस मनके की बात हो रही थी, मोतीदार, ये हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब ये आप चित्र देख रहे हैं, ये मिट्टी से बनी मृदभांड जो चित्र हैं, कितने सुंदर और अच्छे बने थे उस समय पर भी। अब कुछ ईंटें, मनके, अस्थियाँ मिली हैं। उत्कीर्ण यह चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ ही चिरखाचिन्ह उखेरे गए थे, मतलब उन पर लिखे गए थे, चित्र भी छापे गए थे किसी धातु या पत्थर पर। मनके बनाने की तकनीक का प्रयुक्त पदार्थ और अनुसार भिन्नताएं थी। सेल खड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है और पर आसानी से कार्य हो जाता है। कुछ मनके सेल खड़ी चूंट से लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते हैं। मतलब माना कुछ ऐसी थी जिनमें आसानी से गुज जाता था, चित्र बन सकता था, लिख सकते थे। इससे ठोस पत्थरों में बनाने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों में मनके बनाए जा सकते थे। सेल खड़ी में सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीक का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविद के लिए एक पहेली बना हुआ है। माना जाता है सोने की सेल खड़ी में लोग सूक्ष्म कैसे बनाए जाते थे, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयासों ने यह दर्शाया कि कार्निलियन का रंग, जो कार्निलियन है, उसका रंग लाल और पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनके को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था।
अब इनका ऐसा मानना है कि जो लाल और पीले रंग होते थे कच्चे माल को उत्पादन आग में जलाकर लाल पीला किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपकरिष्ट आकार में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से शक्ल निकाल कर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। मतलब ऐसा है कि इनको पत्थरों को जैसे छेनी से या किसी से तोड़ा जाता था, काटा जाता था, उससे आकार बनाया जाता था, शक्ल दिया जाता था। घिसाई, पालिश और इनमें छेद करने के साथ ही प्रक्रिया पूरी होती थी। चंदोहड़ो, लोथल और चंदोहड़ो, ये आप देखना, ये चंदोहड़ो, लोथल और हाल में धौलावीरा से छेद करने वाले अवशेष उपकरण मिले हैं। जो चंदोहड़ो है, लोथल है, धौलावीरा है। धौलावीरा तो आपका ये लोथल जो गुजरात में मिलता है, शायद धौलावीरा भी गुजरात में मिलता है। और नागेश्वर तथा बालाकोट से चिन्हित करें और तो पाएंगे आप, अगर मतलब इन दोनों को इमेजिन करें तो आप पाएंगे दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। मतलब जो सभी बस्तियां हैं ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के स्थित पर हैं। शंख से बनी वस्तुएं जिसमें चूड़ियाँ, करछियाँ और पच्चीकार की वस्तुएं सम्मिलित हैं। के निर्माण के विशेष केंद्र थे जहां से एक माल दूसरी बस्तियों में ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह संभव है कि चंदोहड़ो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। समुद्र के माध्यम से माना था कि व्यापार किया जाता था तब भी। और उत्पादन केंद्र की पहचान कैसे, शिल्प आकार में केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं। प्रस्तर पिंड पूरे शंख तथा तांबा है जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं त्याग दिया गया माल और कूड़ा करकट। आप ये जरा चित्र देख लें, जो मृदभांड बनाए जाते थे, देखना कितनी अच्छी चित्रकारिता यहाँ पे की गई है। और ये कुछ बर्तन, ये बर्तन ये आप नोटिस कीजिए, देखना कि ये बर्तन मिले, तांबे और कांसे के बर्तन हैं। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे संकेतों में से एक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता है तो पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते हैं। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु बहुत छोटे टुकड़े कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता है। ये टुकड़े और संकेत करते हैं कि छोटे अवशिष्ट केंद्रों में अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। मानना है कि जहाँ पे मूर्तियों का या किसी वस्तु का निर्माण किया जाता था पत्थर से या किसी से, तो वहाँ पे जो पत्थर से अगर कोई मूर्ति बनाई गई तो वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े रह जाते थे, बनाने के बाद टूट के गिरते थे। तो वैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में ये साक्ष्य मिले हैं। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ, जो माल कैसे प्राप्त किया जाता था उस समय, एक दूसरे से उधर व्यापार कैसे किया जाता था, तो ये माल प्राप्त करने की नीतियाँ कैसी थी। जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी और धातु जलोढ़ मैदान से बाहर क्षेत्रों में मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों की मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत मिल करते हैं। यह सामान तथा लोगों के लिए स्थान मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। नदी मार्गों से और समुद्र के तटस्थ के माध्यम से व्यापार होता रहा है। बैलन के लड़ी तब चलती रहे, बैलगाड़ी जो होती है उस समय, तो इस तरीके का निर्माण किया जाता है। अब उपमहाद्वीपों तथा उसके आगे से आने वाले माल, जो हड़प्पा सभ्यता थी उस समय शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। जब किसी चीज़ का निर्माण करना होता था व्यापार के लिए, जैसे मूर्ति उद्योग, कपड़े धंधे या किसी चीज़ का, तो वो माल एक दूसरे से कैसे लाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियाँ स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल सुदूर अफगानिस्तान में सुरतघई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लार्ज वर्ड मणि के समान अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। लोथल, जो कार्निलियन गुजरात में भड़ौच है, सेल खड़ी दक्षिण राजस्थान, उत्तरी गुजरात में, और धातु राजस्थान से स्रोत के निकट स्थित है। कच्चे माल प्राप्त करने के लिए एक अन्य नीति थी राजस्थान खेतड़ी अंचल,
तांबे के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में भेजना अभियान के माध्यम से स्थानीय समुदायों के संपर्क में स्थापित किया जाता है। इन इलाकों में कदा फदा मिलने वाली हड़प्पाएँ पुरावस्तुएं ऐसे संपर्क के संकेतक हैं। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातात्विक में गणेश्वर, जोधपुरा और सांस्कृतिक नाम दिया जाता है। संस्कृत के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न तथा तांबे की वस्तुओं में असाधारण संपदा मिली है। ऐसा संभव है कि क्षेत्र में निवासी हड़प्पा सभ्यता लोगों को तांबा भेजते थे। माना है कि लोग तांबा भेजते थे क्षेत्रों से हड़प्पा सभ्यता के। ये भूमध्य सागर है आपका, ये कैस्पियन सागर है और ये लाल सागर है, अरब सागर है, हड़प्पा है, मेहुआ है, लोथल है। आप लोग देख पा रहे हैं, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये हड़प्पा है, ये यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता थी। ये सिंध नदी के यहीं पे सिंध नदी है, ये यहाँ पे ये हो गई है, ये सिंध नदी है, यहाँ पर सिंध नदी है और ये लोथल है। आप नोटिस कीजिएगा, अभी आपको मैं नक्शा बना के दिखाता हूँ। ये जो नदी गई है ना, ये नदी, ये अपने भारत का इधर का हिस्सा अपने भारत में, अब इस समय जो है ये पाकिस्तान में है। तो एक नक्शा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखना, ये जो सिरा है, एक सेकंड में आपको फिर से बना के दिखाता हूँ। तो ये जो इलाका है यहाँ पर ये मालाबार तट है, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पर इस तरफ पे ये मिलता है सुतकांगी डोर, सिंधु सब हड़प्पा सभ्यता। सुदूर क्षेत्रों के संपर्क जो लंबे लंबे सफ़र कैसे तय करते थे। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क हाल में हुई पुरातात्विक खोजों में इंगित करती है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप दक्षिण छोर की ओर स्थित ओमान से लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे हड़प्पाई वस्तुओं दोनों से निकल के अंश मिले हैं, जो दोनों के दाने उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क में और भी संकेत मिलते हैं कि विशिष्ट प्रकार के पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मृतबान जिसके ऊपर काली मिट्टी के मोटी परत चढ़ाई गई थी। ओमानी स्थलों से मिला ऐसी मोटी परतें जिसमें पर्वतीय और रिसाव को रोक देती हैं। हमें यह नहीं पता है कि इन पात्रों में क्या रखा जाता है। यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान और ओमानी तांबे से विनिमय करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि ओमान से मिला एक हड़प्पाई मर्तबान, ये कुछ इस टाइप में होता है, जैसे कि आप देखते होंगे सुराही टाइप में ना। वैसे तो ये थैला टाइप में लगता है, लेकिन कुछ ओमान हड़प्पाई वर्तमान है, तो ये मिलते थे वहाँ पे, सच मिला है। अब आइए यहाँ पे कुछ मेन फैक्ट हैं। आप ये सबसे पहले ये चित्र देखिए, जो ये चित्र मिले हैं, ये चित्र हैं और ये कुछ चित्र मिले हैं, ये चित्र मिले हैं। यह मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट बेलनाकार मोहर है। ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये मेसोपोटामिया जो अफगानिस्तान में स्थित है, बेलनाकार, परंतु इस पर कुबड़दार वृषभ का एक चित्र सिंध से लिया गया प्रतीत है। जो वृषभ है, हिरन, कुबड़ आकार का लिया गया है। और ये जो यहाँ पर है, बहरीन से मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। रोचक तथ्य यह है कि दिलमुन और स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का एक अनुसरण करते हैं।
ये यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये नाव के चित्र वाली मोहर है, जिस पे नाव के चित्र बने हैं, देख पा रहे होंगे। ये कुछ आप लोग नोटिस करना ज़रा, ये देखना, ये इस टाइप में ये बना है। ये नाव के आकार की मोहर है और ये कुछ चित्र बने हैं यहाँ पर। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया में लेखकों का मगान से जो सभ्यता ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र में तांबे के आगमन के संदर्भ में मिलते हैं। यह रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थल से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। जो निकिल है ना, उसमें तांबे के अंश भी मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली पुरातात्विक खोज की हड़प्पाई मोहरें बांट, पासे और मनके शामिल हैं। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुनी संभवतः बहरीन द्वीप और मगान तथा मेलुका संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों और जानकारी मिलती है। यह लेख मुलेहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादनों का उल्लेख करते हैं: कार्निलियन और द लार्ज वर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। मेलुका से विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजी पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातात्विक का यह मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। हाजा जो था पक्षी था, एक मोर था, उस नाम की आवाज़ से मिला था। ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया से संपर्क समुद्री मार्ग से बना था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुआ से था। मेसोपोटामिया लेख मेलुआ और नाबिक का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मोहरों का जहाज और नावों के चित्रांकन पाते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, उसमें चित्र भी बने हैं, मोहर भी बने हैं। ये चित्र कुछ बने हुए हैं, ये साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। ये चित्र आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ चित्र बने हैं जो मोहरें थी, कुछ यूज किए गए थे उस समय। उसके बाँट या लिपि चित्र के आकार में ये सब ऐसा था। मोहरों का मुद्रांकन किया गया था इस तरह से। जो मुद्रण और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी और संपर्कों सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। जो दूर दूर तक व्यापार के लिए जाते थे तो उसमें यूज होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। मतलब ये कल्पना कीजिए, मतलब विचार कीजिए, उसका मुख्य रस्सी से, जो मुख है, रस्सी से बांधा गया। गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमाकर एक और अधिक मोहर से दबाया गया। ध्यान से समझना, जो दूसरे स्थान तक भेजा गया, उसका मुख जो रस्सी से बांधा गया, गांठ पर थोड़ी, जो गांठ थी उस पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यही इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ यह है कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई। मुद्रांकन के प्रेषण की पहचान का भी पता चलता है। तो इस तरीके से निशान मिलते थे। एक रहस्यमय लिपि है, एक बहुत मतलब रहस्य है, अजीब बात है कि सामान्यतः हड़प्पाई मोहर एक पंक्ति में लिखा है, जो संभवतः मालिक के नाम पर पदवी को दर्शाता है। विद्वान का यह सुझाव भी दिया गया कि मन बना आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है। अनपढ़ लोगों को एक जानवर आमतौर पर अनपढ़ लोगों को अर्थ बताता है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। इस सबसे लंबे अभिलेख में से लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी और निश्चित रूप से यह वर्णमाली, जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, नहीं थी, क्योंकि इसमें से चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं से चौड़ा अंतराल और बाईं ओर से संकुचन, जिससे लगता है कि उत्कीर्णन के दाईं ओर लिखना आरंभ और बाद में बाईं ओर से कम पड़ गया। उत्कीर्णन मतलब दाईं से ओर से लिखना आरंभ किया, बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया, तो इसलिए लिखा नहीं। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मोहर, तांबे, औजार, वर्तमानों में अवठ, तांबे और मिट्टी के लघु पट्टिकाएँ
आभूषण, अस्थि क्षणें और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट। याद रखिए, हो सकता है नष्ट प्राय वस्तुओं में भी लिखता हो। क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? मतलब इसका अर्थ यह भी सोचा जा सकता है, आप मान सकते हैं कि इस समय भी अभी इतना सब कुछ होने के बाद टेक्निकल और डेवलपमेंट इतना सब कुछ है, इंटरनेट सुविधाएं होने के बावजूद भी लोग अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, नहीं पढ़े हैं। लेकिन उस समय ईसा पूर्व की बात है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व, तब इतना ज़्यादा उनके पास इतने से ज़्यादा उनके पास विकास था, इतना ज़्यादा ज्ञान था, इतनी ज़्यादा कलाएँ थी, शिल्प थी। तो कितने लोग सभ्य होंगे, वो लोग कितने शिक्षित होंगे, ज्ञान होगा उनके पास, अपार भंडार ज्ञान का होगा। और उस समय की स्थिति क्या होगी। ये मोहर की बात की गई थी कि मोहर रखी गई थी जिसमें इसमें दबाया गया था और चित्र बन गया था। रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन। मिट्टी के टुकड़े से कितनी मोहरों की छाप दिखती है? अब ये देखना, विनिमय बांटों में से एक सूक्ष्म या परिशुद्ध ये माने जाते हैं एक भाई बाबा, जो जिसमें एक आपको देखने को मिलता होगा कि बाबा हैं उस समय सूती कपड़ों का ये चित्र आकार के कपड़े पहने हैं, जिससे पता लगता है कि उस समय भी रेशम और अच्छी स्किल की बुनाई का भी काम होता था। एक पुरोहित राजा, विनिमय बांटों की, अब देखना, बांटों की एक सूक्ष्म परिशुद्ध प्रणाली नियंत्रित थे। ये बांट सामान्यतः चार्ट नाम से पत्थर बनाए जाते थे, आमतौर पर किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बांटों के निचले मानदंड थे जो दुआधारी, देखना ये यहाँ पर 1, 2, 4, 8, 32 इत्यादि 12 और 800 तक थे। 12 से 800 तक मतलब वजन थे बांटों का। लगभग प्रयोग संभवतः आभूषणों के मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पड़ले भी थे, मतलब जैसे इस समय लोहे के होते हैं, स्टील के होते हैं, तराजू उस समय भी धातु से बने हुए थे। प्राचीन सत्ता क्या थी? हड़प्पाई समाज में फैसले लेने के लिए उन्हें कार्यान्वित, जो मतलब उस समय शासन भी कुछ होगा, कुछ कानून होंगे, कुछ नियम होंगे, तो उसी का हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता को ही ले, मतलब जो एक रूपता असाधारण है उसी को ही ले। जैसे कि मृद भांडों में चित्र में दिखाया गया मोहरों बांटों में ईंटों से स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता है, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। हमने यह भी देखा कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई। इनकी अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था? मतलब ऐसा था कि उस समय जो नगर बसाए थे, आवश्यकता के अनुसार जहाँ पे जो वस्तुएं उपलब्ध होने वाली थी उसी के अनुसार वहाँ पे बसे थे लोग। तो लेकिन जो ईंटें या मिट्टी किसी वस्तुओं को ईंटें बनाई गई थी इतनी भारी मात्रा में चबूतरे या दीवारें निर्मित करने के लिए, कुओं या स्नानागार के लिए, तो उन्हें ये सब कौन कराता था? उनसे कौन काम कराता था? किस लिए करते थे? कैसे करते थे? तो प्रसाद तथा सत्ता या कानून कह सकते हैं। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते हैं, मतलब इसे कोई उदाहरण नहीं मिलता है शासन का। पुरातात्विक में मोहनजोदड़ो से मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी जाती है। जो मोहनजोदड़ो में मिला उससे पता लगता है कि हाँ वहाँ पर एक किसी का राज या किसी का शासन चलता था। इससे समृद्ध कोई भव्य वस्तु नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्व में मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसा हमें देखने के लिए 2300 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता के अनुष्ठानों प्रतिभाएं अभी तक ठीक प्रकार समझी नहीं जा सकी और ना ही इन्हें जानने के साधन उपलब्ध हैं कि ये क्या जो लोग अनुष्ठान का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। मतलब जो कहना का मतलब है, जो पूजा पाठ करते थे, हवन यज्ञ का निर्माण करते थे, क्या उन्हीं के पास सत्ता होती थी? कुछ
पुरातत्वविद इस मत के हैं, मतलब कुछ लोग जो इतिहासकार हैं वो मत देते हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी, सभी एक दूसरे के प्रति सम्मान देते थे, सबके सबके बराबर अधिकार होते थे। एक दूसरे पुरातत्वविद का यह मानते थे कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि अपने अलग अलग राज्य होते थे। कुछ और यहाँ यह तर्क देते हैं कि एक ही राज्य था, जैसा कि पूरा वस्तुओं में समानता है। उनका मानना है कि जैसे सभी जगह पे जो जिस जिस जगह पे मैंने मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगन हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, इन जगहों पे जो आकार के आभूषणों या अवशेष मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, तो इससे ये पता लगता है कि एक ही राजा हुआ करता था, एक ही राज्य हुआ करता था, एक ही समाज हुआ करता था। कि जैसा कि मोहरों का मिलना, चित्रों का मिलना, सब चीज़ें मिलना, तो इससे पता लगता है कि एक ही सभ्यता थी, जिससे एक ही राजा के अनुसार वहाँ पे चलता था। नियोजित वस्तुओं के साथ ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा वस्तुओं में कच्चे माल और स्रोतों के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है। अभी तक की स्थितियों की अंतिम परिकल्पना सबसे युक्त संगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे समुदायों द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए और कार्यान्वित किए जाते हैं। सभ्यता का अंत। अब ये भी माना जाता है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी उस समय उसका अंत कैसे हुआ। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चेलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों का त्याग दिया गया। हड़प्पा जो स्थल थे, माना जाता है कि वो लोग त्याग कर कहीं चले गए। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र में 1900 ईसा पूर्व के बाद में अस्तित्व में रहे हैं। हड़प्पा के जो क्षेत्र हैं 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे, जो हड़प्पा में थे, मतलब 1900 के बाद भी रहे हैं। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों में भौतिक संस्कृति का बदलाव आया, जैसे सभ्यता में विशिष्ट वस्तुएं, बांटों और मोहरों तथा विशिष्ट मनकों और समाप्त हो जाना। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार और शिल्प विशेषज्ञों का भी समाप्त हो गई। मतलब शिल्प जो विशेषज्ञ थी वह भी समाप्त हो गई। मतलब जो लोग दूर दूर से वहाँ से पलायन कर गए, दूसरी जगह रहने लगे, उत्तर भारत में जैसे दिखा रहे हैं, तो इससे वहाँ की वस्तुएं छूट गई। जहाँ पे बसे वहाँ पे नई आरंभ की शिल्प जो कलाएं थी। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ और बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। मतलब ये कहते हैं भौतिक संस्कृति का बदलाव आया, जैसे जहाँ पे जो लोग रहने लगते हैं, जहाँ पे लोग होते हैं उसी में ढल जाते हैं। कुल मिलाकर वस्तुओं की बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियाँ कहा जाता है। ये परिवर्तन कैसे हुए? अब ये प्रश्न है कि ये भी उठता है कि ये जो परिवर्तन इतने बड़े हुए हैं, लेकिन वो कैसे हुए? भाई अगर एक समाज था, विकसित था, सब कुछ वहाँ उपलब्ध था, सुविधाएं थी, सभी संपन्न थे, खुशहाल थे, तो फिर ये परिवर्तन कैसे हुआ? मतलब इतना परिवर्तन कैसे, वो लोग वहाँ से छोड़ के क्यों गए? संख्या दी गई है इसमें। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई। अब इसमें माना जाता है कि हम ज़रा जूम कर लेते हैं इसे, ताकि माना जाता है जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियाँ सूख जाना और मार्ग बदल लेना, भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। इसमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते। उनका मानना है कि जो परिवर्तन हुए हैं, इतिहासकारों का मानना है कि जो सभ्यता में, संस्कृतियों में परिवर्तन हुए, जो वहाँ पे नष्ट हुई, उसमें से कुछ भौतिक आपदाएं हैं, वो दर्शाते हैं। जैसे दी गई जलवायु परिवर्तन, मतलब कुछ जलवायु में परिवर्तन हो गया, कुछ तूफान, जिसमें वनों की कटाई के कारण अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या मार्ग का बदलना, भूमि अत्यधिक और उपयोगी सम्मिलित हैं, जिसमें कुछ कारण से बस्तियों में संदर्भ में सही हो सकते हैं, कुछ प्राथमिक रूप में नहीं हो सकते। मतलब ऐसा हुआ कि वहाँ पे जलवायु बदल गई, पानी ना, बारिश का मौसम बदल गया, वहाँ पे बाढ़ आ गई, सूखा हो गया, या कुछ कटाई के कारण, अत्यधिक कटाई के कारण ज्वालामुखी आदि इत्यादि के बारे में जिसमें दिए गए हैं। तो इतिहासकारों का मानना है कि इसमें से कुछ सही हो सकते हैं, कुछ गलत हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो हुआ होगा जो सभ्यता समाप्त हुई। ऐसा लगता है कि सृजन एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया। एकीकरण के तत्व संभवतः, मतलब एक पास में जैसे हुए सभी
सभी एक ही पास में रहने लगे, एक ही राज्य में रहने लगे। एक ही जगह रहने के कारण वहाँ पे कोई ऐसी घटना घटी, ज्वालामुखी या तूफान या बाढ़ आई, जिससे सारी सभ्यता एक ही साथ समाप्त हो गई, राज्य का अंत हो गया। मोहरे लिपि विशिष्ट मानकों और मृद भांडों को लोप, मानवीकृत बाँट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाँटों के प्रयोग, शहरों के पतन और परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस स्तर को बल मिलता है। उपमहाद्वीपों में एक पूरी तरह से अलग से क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक शताब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, मतलब एक शताब्दी से अत्यधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी। उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र, अब आप लोगों को एक बात मैं बताऊं, अब आप लोग उत्तर सोचते हो कि उत्तर क्यों करते हैं। आप ये मानिए कि ये पूरा एक क्षेत्र है, ठीक है, आप ये मानिए कि ये पूरा क्षेत्र है, तो आप ऐसे मानिए हम कहीं भी किसी भी तरफ देखते हों, खड़े हों, अगर हम खड़े हैं तो हमारा सर जो होगा वो उत्तर की तरफ होगा, हमारा सर जो होगा उत्तर की तरफ होगा, ये पूर्व की तरफ होगा, ये दक्षिण है, ठीक है, और ये पश्चिम है। तो ये उत्तर का हिस्सा आता है, ये उत्तर का हिस्सा है। यहाँ पर ये उत्तर हड़प्पा क्षेत्रीय है। यहाँ उत्तर पूर्वी है, सिंसिबल है, यहाँ सवान चान एच है, सिंधु नदी है, ये झूकर है, और ये सिंधु नदी स्वात होते हुए ये सब ऐसे, ये सब थे। ये अरब सागर है जो आपको दिखता है, पैमाना नहीं दिया गया है रेखा चिन्ह में, लेकिन ऐसे दिया गया है। सभ्यता ऐसे साक्ष्य मिले जिसमें 1800 से ईसा पूर्व चालिस्तान में क्षेत्रों में ये यहाँ पर हो गया ना, हाँ, अब ये इधर है। एक आक्रमण के साक्ष्य, अब लेखककारों का ये भी मानना है कि वहाँ पे कुछ आक्रमण हुआ होगा, किसी देश ने दूसरे देश पर किसी दूसरे देश ने इस पर चढ़ाई की होगी, जिससे युद्ध हुआ होगा, उसमें सारी सभ्यता समाप्त हो गई। डेड मैन लेन ऑफ द सांकरी गली, जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्तित है, वह बिंदु जहां एक गली में पश्चिम की ओर मुड़ती है और 4 फीट और 2 इंच की गहराई पर एक झोपड़ी का भाग और वयस्क की छाती, हाथ के ऊपरी भाग पे हड्डियां मिली हैं, हाँ, खोपड़ी है, और ये सभी बहुत भुरभुरी अवस्था में थी। यह धड़ पीठ के बल और गली में पड़ा हुआ है। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी, 15 इंच की दूरी पर, मतलब 15 इंच कितना होगा बस इतना दूरी पर छोटी खोपड़ी एक टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो एंड द एडेंस सिविलाइजेशन 1931 से उद्घृत है। 1925 में मोहनजोदड़ो ने इस मार्ग के 16 लोगों के अस्थि पंजर और आभूषणों सहित मिले थे, जो इत्यादि मृत्यु के समय पहचाने गए थे। मानना है कि जो मोहनजोदड़ो में एंड द एडन सिविलाइजेशन, जो इसके लेखक थे, इतिहासकार थे, उन्होंने आभूषणों में 16 लोगों के आभूषणों की प्राप्ति की थी। बहुत समय पश्चात 1947 में REM व्हीलन ने, जैसे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों महाद्वीपों ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्य भी संबंधित स्थापित करने का प्रयास किया गया, जिन्होंने लिखा है। ऋग्वेद में मोहरों का उल्लेख, जिसका अर्थ प्राचीन किला या गढ़ अर्थों में युद्ध में देवता इंद्र को भी पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंस कहा गया है। ये दुर्ग कहाँ है? ये थे, पहले यह मानना था कि ये मिथक मात्र थे। हड़प्पा में हाल ही में हुए उत्खननों के मानव परिदृश्य बदल दिया। यह हम मुख्यतः अनिवार्य प्रकार की बहुत सी विकसित सभ्यता पाते हैं, जिसमें से अब जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियाँ की गई हैं, और इस साधन के रूप में स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई। हो सकता है कि जलवायु संबंधित आर्थिक अथवा राजनीतिक हास्य ने इसे कमज़ोर किया हो, और आर्थिक संभवता इस बात की है कि जानबूझकर या तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यह मात्र संयोग ही नहीं हो सकता कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का जनसंहार किया गया था। परिस्थितिकी साक्ष्य के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। IBM व्हीलर
हड़प्पा जो 1946 एशियंट इंडिया जर्नल ऑफ द 1947 उद्धृत है। 1960 के दशक में जॉर्ज डेमल ने पुस्तक पुरातत्व में मोहनजोदड़ो को जनसंहार के साक्ष्यों को सवाल उठाए, जिन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी साक्ष्य अस्पंजर एक ही काल में संबंधित नहीं थे। हालांकि इनमें से 2-3 निश्चित रूप से संघार संकेत मिलते हैं। अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिली हैं इंगित करती हैं उन्हें अत्यंत लापरवाही और श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए समाधान थे। अंतिम रूप काल में संवत विनाश की कोई अस्तित्व नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड चिन्ह नहीं है। चारों ओर फैले हाथियों के बीच कवचधीन सैनिकों के शव नहीं है। दुर्ग में जो शहर का एकमात्र किलाबंद भाग है, अंतिम आत्मरक्षण में कोई साक्ष्य नहीं मिले। मिथिकल मैसेटन एंड द मोहनजोदड़ो, ये सब दिए गए हैं उसमें। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई? अब ये सवाल उठता है कि अब तो ये हड़प्पा की बात हुई कि स्थापित हुए थे, कैसे क्या हुआ था। अब हड़प्पा की खोज कैसे पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता भी कोई सभ्यता थी? अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं को विश्लेषण संदर्भ किया। इस प्रकार की पुरातत्वविदों ने भौतिक आभूषणों के शेष प्राप्त साक्ष्य के माध्यम से एक आकर्षण इतिहास को अलग अलग अंशों में एक साथ जोड़ा है। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। अब ये एक नई कहानी बनती कि सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में 17वीं शताब्दियों के बाद रहना आरंभ किया तो वे नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदाकदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। माना जाता है जब लोग सभ्यता समाप्त होने के बाद जब लोगों का फिर से वहाँ पे जीवन पुनर्वास हुआ तो वहाँ पे जो कुछ छोटे बड़े खेती जुताई के समय या घर बनाने के समय किसी खुदाई करने के समय कुछ साक्ष्य मिले तो वो लोग ये नहीं सोच सके कि आखिर इसका क्या तात्पर्य है, क्यों मिले हैं, इसमें क्या हुआ होगा। कनिंघम का भ्रम है, जो कनिंघम है उनका भ्रम है। जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य एक पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए तथा पुरातात्विक अपने अवशेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों, साहित्य और अभिलेखों का प्रयोग अधिक पसंद करते हैं थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि और आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी तक उनके बाद से कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4ठी और 7वीं शताब्दी ईसा के बीच उपमहाद्वीपों में आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांत का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अवशेषों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुनरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार और सांस्कृतिक महत्व की थी। हड़प्पा जैसी पुनरावस्थल जो चीनी या तीर्थयात्रियों के साथ कार्यक्रम का एक हिस्सा नहीं था, मतलब हड़प्पा जैसे पुनरावस्थित चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। जैसे चीनी मानते हैं कि ये हमारे यहाँ की सभ्यता है। हाँ, माना जाता है कि यह सभ्यता यहाँ से वहाँ के लोग गए होंगे तो वो लोग यहाँ सीखे होंगे, आना जाना व्यापार और बिजनेस के तरीके से पहुँची हुई होगी। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान अभिलेखों का संग्रहण कर लिया और चीनी यात्रियों के कार्यकाल का नहीं था और आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था। कनिंघम ने अन्वेषण के ढांचे को में उपयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुनरावस्था 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी। इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुँची भी थी, फिर भी यह समझ नहीं पाए कि पुनरावस्तु कितनी प्राचीन थी। एक अंग्रेज और कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी। उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया पर उन्होंने उसे एक ही काल खंड में दिनांकित करने का सफल प्रयास किया, जिससे वे परिचित थे कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह कई और लोगों की तरह से भी उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ था। कनिंघम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली ज्ञात मोहर है। देखना, ये जो कनिंघम जी ने सर्वेक्षण किया था उन्होंने सबसे पहले ये मोहर पाई थी। इसमें ये गैंडे का निशान है, ये जो उसमें दिखाया जाता है। आप ये देख पा रहे होंगे,
एक सींग वाला हिरन, ये उन्होंने पाया था। तो इसलिए वो मानते कि चीनी का वहाँ पे कोई भी वो नहीं था, चीन सिक्की की सभ्यता नहीं थी। अब हम जरा ये देखते हैं पुरातत्व टीले के स्तर। पुरातत्व पुरा स्थलों में वस्तुओं संरचनाओं के निर्माण प्रयोग में फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमिखंड के अनवरत उपयोग और पुनः उपयोग में आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहते हैं। अल्पकालीन या स्थायी परित्याग स्थिति में हवा या पानी से क्रियाशीलता कटाव के कारण भूमिखंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन्हें टीलों में से मिले स्तरों से प्राचीन वस्तुएं और कलाओं का आवास का पता चलता है। ये स्तर एक ही दूसरे रंग के प्रकृति और इनमें से मिली पुनरावृत्तियों के संदर्भ में भिन्न होते हैं। परित्यक्त स्तरों, जिन्हें बंजर स्तर कहा जाता है, की पहचान सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम, इन स्तरों का अध्ययन का स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों में मिली पुनरावृत्तों को विशेष संस्कृति का कालखंडों के संबंध में किया जा सकता है, जिसमें से एक पुरातत्व का पूरा संस्कृति रूप क्रम पता किया जा सकता है। आप ये देख सकते हैं टीले का स्तर विन्यास कैसे है। क्षैतिज रूप में है, ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि सदैव क्षैतिज नहीं है। क्षैतिज मतलब आप देखना कि ये बिल्कुल बराबर ऐसे ही नहीं है ना। ये कहीं पे तो ऐसी हैं, ऐसी हैं, ऐसी हैं, ये मिल रही हैं, आपको मिलेंगी ऊर्ध्वाधर, ये यहाँ पे ऊर्ध्वाधर में मिल रही हैं। ही हुआ था। अध्याय 2 में देखिए, जैसा कि आपने देखा, उदाहरणों के चलते कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए हैं, मतलब हड़प्पा सभ्यता समझाने में चूक गए। एक ही नवीन प्राचीन सभ्यता है। कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभ में दशकों में दयाराम साहनी जैसे, यहाँ पे नोट करना, दयाराम साहनी, इन्होंने खोज की थी। दयाराम साहनी पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरों की खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों में कहीं अधिक प्राचीन स्तरों में संबंध थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद राखलदास बनर्जी और एक और दूसरे थे खोजकर्ता इतिहासकार। ध्यान देना, ये राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा में मिली मोहरों के समान मोहनजोदड़ो में खोज निकाली, जिसने अनुमान लगाया गया कि दानों में पुनर्स्थल एक ही पुरातात्विक और सांस्कृतिक भाग थे, जिन्होंने आधार पर 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व में समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता की नवीन सभ्यता की खोज घोषणा की। जैसा कि एन राव ने स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं, मार्शल भारत में जहाँ पाया जाता है उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ता है। इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया पुनर्स्थिति में उत्खननों से हड़प्पा पुनर्स्थलों में मिली मोहरों जैसी तब तक पहचानी जा सकी। मोहरों की मिली इस प्रकार की विश्व की न केवल एक नई सभ्यता थी, जानकारी मिली कि यह एक भी मेसोपोटामिया के समकालीन थी। भारतीय पुरातत्व में सर्वेक्षण में डायरेक्टर जनरल ऑफ रूल में जॉन मार्शल ने एक कार्यकाल में वास्तव में भारतीय पुनर्वास को व्यापक और परिवर्तन काल का था, जब भारत में कार्य करने वाले लोग पहले पेशेवर पुरातत्व में और यहाँ यूनान और तथा क्रीट अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण यह भी है कि कनिंघम की तरह भी उन्हें आकर्षक खोज की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल ऑफ द जॉन मार्शल कार्यकाल में वास्तव में भारतीय पुरातत्व व्यापक और परिवर्तन काल था। भारत काल का पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे, यहाँ यूनान और क्रेट अपने कार्यों के अनुभव भी लाए। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह ही उन्हें आकर्षण खोज और दिलचस्प था। उन्होंने दैनिक जीवन में पद्धतियाँ जानने की उत्सुकता थी। उन्होंने पद्धतियाँ जानने में ज़्यादा उत्सुकता थी कि आखिर यह कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब देखते हैं मार्शल पुरातत्व के स्तर पर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा, पूरी टीले में समान परिमाण और वाली नियति और क्षैतिज इकाइयों को साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों पर संबंध होने वाले एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुनर्वस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ में विषय बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी।
नई तकनीक के प्रश्न क्या हैं? जो नई तकनीक थी उसके प्रश्न क्या हैं? 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने आर एल व्हीलर समस्या निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान 37 इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले स्तर विन्यास अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना में पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। हड़प्पा सभ्यता एक भौगोलिक और सीमाओं का आज भी राष्ट्रीय सीमाओं में बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीपों के विभाजन में पाकिस्तान में बनने के पश्चात सभ्यता के कई प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान क्षेत्र में। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविद ने भारत में पुरा स्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षण से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई और पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम से जुड़ गए। हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखी और गढ़ी और हाल ही में धौलावीरा में खोज हुई अन्वेषण में उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अवसरण अब भी जारी हैं। कहने का मतलब यह है कि जो खोजें हुई थी पहले वो सभी भारत की में आती थी, लेकिन जब से भारत में बंटवारा हुई तो बहुत से हिस्से पाकिस्तान में चले गए, जिसलिए अभी भी कालीबंगन, लोथल और राखी, गढ़ी, धौलावीरा ये भारत में मिलते हैं। इन दशकों में प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए हैं कि कुछ पुनरावृत्त आमतौर पर संसर्गित और उपक्रम का पता लगाने के लिए इच्छुक रहते हैं, वहीं कुछ और विशेषज्ञ पुरास्थल भौगोलिक स्थिति में पीछे के निहित कारणों के समझने का प्रयास करते हैं। पुरास्थल रूपी निधि में भी जूझते हैं। अब एक ये है 1980 के दशक में हड़प्पाई पुरातत्व अंतर्राष्ट्रीय पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीपों में तथा विदेशी विशेषज्ञों संयुक्त रूप से कार्य करते रहे, आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकों का प्रयोग करते रहे, जिनमें मिट्टी पत्थर हड़प्पा में व्हीलर जो देखते हैं, ये व्हीलर क्या होता है। प्रारंभिक पुरातत्वविद कई बार हड़प्पा साहस भावना के कार्य करते थे। व्हीलर ने हड़प्पा में अपने अनुभव के विषय में यह लिखा है कि मुझे याद आता है कि 1944 की एक गर्म रात और पुरातत्व सर्वेक्षण के नवनियुक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के साथ हड़प्पा नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन से एक गहरे बाल के रास्ते पर 4 मील की तांगे की सवारी कर मैं प्राचीन स्थल के टीले जो चांद की ओर रोशनी से अवलोकित थे के समीप स्थित एक विश्राम गृह तक पहुंचा। अपने चिंतित सहकर्मी की एक चेतावनी कि हमें अपना परीक्षण अगली सुबह 5:30 बजे आरंभिक और 7:30 बजे तक समाप्त कर देना चाहिए, जिसके पश्चात बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, जिसके बाद प्रवेश द्वार और में काली आकृति के पंखे वाले को धीरतापूर्वक बैठा छोड़ अथवा पड़ोस की बीहड़ और अनगिनत सियारों की रात की हवा चीरती हुई आवाज के बीच हम सोने चले गए। 7:30 बजे बजे तक समाप्त कर देना चाहिए, उसने कहा मेरे साथी ने जो उनके साथ था, जिसके पश्चात बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। के बाद प्रवेश द्वार में काली आकृति के पंखे, मतलब प्रवेश द्वार में जो था काली आकृति के पंखे थे, उसको धीरतापूर्वक बैठा छोड़ तथा पड़ोस की बीहड़ और अनगिनत सियारों, जो पड़ोस में बीहड़ सियार थे, की रात में हवा को चीरती हुई आवाज़ें के बीच हम सोने चले गए। मतलब जो सियार थे उनकी आवाज़ें इतनी तेज थी, फिर भी हम उसे छोड़कर सोने चले गए। अगली सुबह ठीक 5:30 बजे हमारे छोटे काफिले ने बालू के टीले की एक ओर बढ़ना आरंभ किया। 10 मिनट के भीतर ही मैं रुका और सबसे ऊंचे टीले को देखते हुए अपनी दृष्टि पर अविश्वास के साथ अपनी आंखें मलने लगा। 6 घंटे बाद भी मेरे घबराए हुए कर्मचारीगण तथा मैं सूर्य की तेजी रोशनी में कुदलियों और चाकुओं के साथ कठिन परिश्रम कर रहे थे। मुझे डर है कि मेरे सहयोगी काम के मेरे जुनून के कारण मुझे सनकी न समझ लें। आर्कियोलॉजी मिशन ऑफ द डे। तो ये उनकी कहानी थी। उनका मानना था कि जो कार्यकर्ता थे वो डर रहे थे। वस्तुओं की
जो धातुएं वस्तुओं की वनस्पति जानवरों में अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह में अन्वेषण के साथ उपलब्ध साक्ष्यों के हर सूक्ष्म टुकड़े विश्लेषण सम्मिलित हैं। अन्वेषण में भविष्य रोचक परिणामों के आशा दिलाते हैं। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं, जैसा कि हमने देखा है हड़प्पाई लिपि में एक प्राचीन सभ्यता को जानने की कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य भी हैं पुरातत्व में हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। ये वस्तुएं ब्रह्मांड औजारों आभूषणों और घरेलू सामान हो सकती हैं। कपड़ा चमड़ा लकड़ी और सरकने जैसे जैविक पदार्थ सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं बच जाती हैं वे पत्थर, पकी मिट्टी और धातु। यह भी रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा उपयोगी वस्तु ही फेंकी जाती है। सामान्यतः वस्तुएं सभी व्यवस्था में मिलती हैं, वे अतीत में खो गई, इनमें फिर संचयन और पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई। अन्य शब्दों में कुछ खोजें प्रारूपिक की बजाय संयोजित होती हैं। खोजों का वर्गीकरण पूरा वस्तुओं की पुनरावृत्ति अध्ययन का आरंभ मात्र उनके बाद पुरातात्विक की खोज के वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रमुख पदार्थों जैसे पत्थरों, मिट्टी और अस्थि, हाथी दांत। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, जैसे सिद्धांत प्रयुक्त जैसे पदार्थ जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि संबंध में होता है। दूसरी ओर अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातत्वविदों को यह तय करना है कि पड़ता है कि उदाहरण में कोई पूरा वस्तु और औजार या एक आभूषण या फिर दोनों और अनुष्ठानित प्रयोगों की कोई वस्तु। किसी भी वस्तु का उपयोग समझ में अक्सर आधुनिक समय में प्रयोग वस्तुओं की समानता पर आधारित होती है। मानक चक्कड़ियाँ, पृथक फलक और पात्र और स्पष्ट उदाहरण पुरातत्विक किसी भी उपयोगी को समझने का प्रयास उस संदर्भ में परीक्षण माध्यम से करते हैं जिनमें से मिली थी क्या घर में मिली थी, नाले में, कब्र में या फिर भट्ठी में। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों में कपास के टुकड़े मिले हैं और पहनावे के रूप में विषयों में जानने के लिए हमें प्रत्यक्ष साक्ष्यों, मूर्तियों और चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। इनका कहने का मतलब है जैसे कि जो बाबा दिखे थे साल पहने हुए फूलोदार सी कढ़ाई बुनाई वाले, तो इनका मतलब ये है कि हमें साक्ष्य कुछ मूर्तियों से मिलते हैं, डायरेक्टली हम नहीं कह सकते। पुरातत्व के संदर्भ में रूपरेखा में विकसित करना पड़ता है। हमने देखा कि पहली प्राप्त हड़प्पाई मोहर तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ में नहीं मिला। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें से वह मिली थी और मेसोपोटामिया की हुई खोज तुलना में दोनों संबंध में थे। व्याख्या की समस्याएं, पुरातत्व व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक और प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों के सामने आती हैं। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि वस्तुओं में असामान्य और अपरिचित लगती थी, संभवतः धार्मिक होती थी। उसमें आभूषणों में लदी हुई नारी, मग्न मूर्तियाँ, मृग मूर्तियाँ और कुछ शेष और प्रावधान प्रसाधन शामिल थे। इन देवी देवताओं की संज्ञा दी गई थी। दुर्लभ पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियाँ जिनमें से एक अलग अलग मानकीकृत मुद्रा और हाथ में घुटनों पर रखा बैठा हुआ दिखा दिया गया, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। इस दृष्टांत में संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। ये विशाल स्नानागार, कालीबंगन और लोथल से मिली वेदियां सम्मिलित हैं। मोहरों में जिसमें से कुछ संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं के परीक्षण के धार्मिक संस्थाओं में प्रथाओं में पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है, और जिन पेड़ पौधों में उत्कीर्णन और मान्यताएं प्रकृति पूजा के संकेत देते हैं। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर जैसे एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, काल्पनिक तथा संश्लिष्ट लगते हैं, और मोहर एक ही आकृति जिसे पंथी मारकर योगी मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। कभी कभी जिसे जानवर से घिरा दर्शाया गया है। आदि शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवता के में से एक आरंभिक रूप में संज्ञा दी गई है, जिसके अतिरिक्त पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हड़प्पा धर्म में कई पुनर्निर्माण अनुमान से आधार पर किए गए हैं। आरंभिक तथा बाद की परंपराओं के समानताएं होती हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश पुरातत्वविदों को ज्ञान से प्राप्त की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान में अतीत की ओर। हालांकि नीति के पत्थरों में चक्कियों और पत्थरों में संबंधित युग संगत हो सकती हैं, लेकिन धार्मिक प्रतीक संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध रहती है। उदाहरण के लिए हम आदि शिव की मोहर को देखने में सबसे आरंभिक और ऋग्वेद में लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व भी संकलित रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद में ये आप देख पा रहे हैं
ये मूर्ति बनी है, ये कुछ स्थापित की गई है, पीछे की ओर हाथ की हुई है या ऐसे दिखाया गया है। और ये कुछ, ये देखना, पशुपति मंदिर और हाथी दिखे, हिरण, गेंडा, ये सब चित्रण दिखाए गए हैं। साक्ष्य के आधार पर लिंग और परिकृष्ट पत्थरों को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती है। आप ये देख पा रहे होंगे, ये ऐसे दिखाया गया है लिंग, जो भगवान शिव की पूजा को दर्शाता है। समन में ये महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई और इलाज करने की शक्ति होती है, होने के साथ ही एक दूसरी दुनिया के संपर्क साधने में सामर्थ्य का दावा करते हैं। अब ये भी मानना है कि ये कुछ ऐसे होते हैं लोग जिनको दर्शाया गया है, जो समन महिलाएं और पुरुष होते हैं, जादू तथा इलाज करने की शक्ति में सामर्थ्य रखते हैं, जो किसी दूसरी दुनिया, जैसे आप मान सकते हैं एलियन, संपर्क साधने में सक्षम होते हैं। सबसे आरंभिक उत्खनकों में से एक मैके और पत्थरों में विषयों में यह कहते हैं कि लार्ज वर्द मणि, जैस्पर और चालसेडनी तथा अन्य पत्थरों में सबसे बने आकार में शंकुओं में सुंदरता के तराशने और और किए गए थे, जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे। लेकिन लिंग भी माना गया है कि दूसरी तरह यह भी संभव है कि इसका प्रयोग पत्तों पर खेले जाने वाले खेलों में से होता था। आर्केस्ट मैकेन अर्ली सिविलाइजेशन, सब अपने अपने विचार अलग अलग से दे रहे हैं, जो जिसके समझ में आता है। अब आप देखेंगे कि पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त नाम है पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी में, पहली 17वीं शताब्दी में अध्याय 4 में देखिए कि लेकिन शिव के विपरीत रुद्र और ऋग्वेद में न तो पशुपति सामान्य रूप से जानवरों और विशेष रूप में मवेशियों के स्वामी हैं और न ही योगी के रूप में दिखाया गया है। दूसरों शब्दों में चित्रण जो दिखाए गए हैं ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण में मेल नहीं खाता। फिर क्या यह कोई समन था, जैसा कि कुछ विद्वान ने समझाया है? अब आप इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इतने दशकों में हुए पुरातत्वों के में से क्या उपलब्धता थी? हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के बारे में हमारी जानकारी बेहतर हमें सामाजिक भिन्नताओं में गुत्थी सुलझाने वाले सफल हुए। सभ्यता की कार्य प्रणाली के विषय में हमारी जानकारी कुछ बढ़ी है। सच में यह स्पष्ट नहीं है कि लिपि पढ़े जाने की स्थिति में हम कितना ज्ञान पाते हैं। एक ही द्विभाषिक अभिलेख मिलता है तो हड़प्पा निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विषय में प्रश्नों में संभवतः विराम लग जाता है कि हड़प्पा, कुछ तो भाषाएं पढ़ी जाती हैं, लेकिन कुछ जो भाषाएं हैं हड़प्पा सभ्यता में क्या उसका प्रयोग था, कैसे बोलते थे, क्या उनकी भाषा थी, अभी तक नहीं साक्ष्य मिला है। कई पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध बने हुए हैं क्योंकि विशाल स्नानागार एक अनुष्ठानिक संरचना थी। संरचना कितनी व्यापक थी? हड़प्पाई कब्रिस्तान जिनकी भिन्नता कम क्यों दिखाई देती है? स्त्री पुरुष संबंधी प्रश्न भी अनुत्तरित हैं। क्या महिलाएं मृदभांड बनाती थीं या केवल उन्हें रंगने के कार्य करती थी, जैसे कि आजकल दूसरी शिल्पकारियों में क्या करते हैं? नारी मूर्तियों का निर्माण क्या उपयोग था? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में स्त्री पुरुष से संबंधित पहलुओं पर बहुत कम विद्वान और अन्वेषण किए गए हैं और भविष्य में होने वाले कार्य को पूरी तरह से नया क्षेत्र है। मतलब पक्की मिट्टी के खिलौने और गाड़ी देखने, जैसे बैलगाड़ी, आपको इससे ये पता लगता है कि उस समय भी बैलगाड़ी का भी प्रयोग होता था, ज्ञान था उनको और इससे प्रकार करते थे। तो आज की कहानी बस यहाँ तक थी। आगे फिर ये स्टार्ट होती है आरंभिक पुरातत्व के प्रमुख कालखंड क्या क्या थे। तो जैसा कि आप लोग, तो इसको फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये समझ में आया। फिर आप लोगों की जैसी डिमांड रहेगी फिर आगे हम दूसरे भाग में बताएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद हो आई होगी। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और मन लगा के इसे पढ़िए। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मूर्ति दिखाई गई हैं जो एक बार देख लेते हैं। अतीत को जोड़ने का पूरा समस्याएं और ये सब आप लोग देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं और इसमें जो दिया गया है, तो आज का सेशन यहीं तक रहा। और आप लोग जैसा
कमेंट करेंगे अगर आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में भी वो प्रोवाइड करा दूँगा। ये रिवीजन के लिए भी बेस्ट है, आप लोग सुन भी सकते हैं, रिवीजन भी हो सकता है इसमें अदर एग्ज़ामों के लिए भी। तो लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए और शेयर करते चलिए। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए।